आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है, वहां के संविधान में राजा की भी व्यवस्था की गई है। मतलब वहां पर राजतंत्र की व्यवस्था है। और मैं बता दूं कि ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है। वहां का संविधान एक एक परंपरा, एक ट्रेडिशन के हिसाब से विकसित हुआ है। वहां की जो पुरानी परंपरा थी उसको अपने हिसाब से विकसित किए हैं। वहां की जो संसद है वो संप्रभुत्व है, वो कोई भी कानून बना सकती है, चाहे वो आर्थिक कानून हो, राजनीतिक कानून हो, धार्मिक कानून हो, हर प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। और ब्रिटेन की जो संसद है वो संप्रभुत्व है। कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद किसी भी व्यक्ति को बूढ़ा बना सकती है, किसी भी व्यक्ति को जवान बना सकती है। इवन कहा जाता है कि ब्रिटेन का संसद की बनाई गई कानून को वहां की सर्वोच्च न्यायालय कभी खारिज नहीं कर सकती, उसको यह अधिकार नहीं है। लेकिन वहां के संसद की अपनी सीमाएं हैं, जिसको वो नांग नहीं सकती, जिस सीमाओं के आगे वो जा नहीं सकती। एक सीमा के दायरे में रह के वो सभी संविधान को बनाती है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ब्रिटेन में तो राजतंत्र है, जैसा कि हमें पता है और आपको भी पता है कि ब्रिटेन में राजतंत्र होने के नाते वहां की राजतंत्र को, मतलब जो राजा है उसको कोई पावर्स नहीं दिया गया है। कहा जाता है कि ब्रिटेन का राजा मासूम होता है, अगर वो किसी को गोली भी मार दे तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसले नहीं लेता है। वो कोई भी हस्ताक्षर करता है तो उस हस्ताक्षर पर जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, जो कॉमन सभा में चुन के आते हैं, वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि जो मंत्री होते हैं उनकी पूर्ण उत्तरदायित्व होते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है सभी प्रकार के कार्यों में। अगर मंत्री वाकई में राजतंत्र में, अगर राजा वाकई में शक्तिहीन है, मतलब उसे कोई भी शक्ति नहीं दी गई है, तो राजतंत्र को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? फालतू का इतना पैसा क्यों खर्चा होता है कि राज्य की शहनशाही में, उसको राज भत्ते देने में, मतलब कुल मिला के उसको सुविधाएं देने में गवर्नमेंट को काफी पैसा खर्चा करना पड़ता है। और वो राजतंत्र को खत्म करके जो पैसा राजतंत्र के लिए खर्चा किया जाता है वो पैसा लोक कल्याण के लिए खर्चा किया जाएगा तो काफी बेहतर होगा। अगर राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए तो ब्रिटेन के संविधान में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि अगर ब्रिटेन की संसद क्या करे, राजतंत्र मतलब राजा की शक्ति को खत्म करते, ये कह के टाल दे कि ब्रिटेन का राजा शक्तिहीन है, उसको किसी भी प्रकार के कानून, किसी भी प्रकार की सुविधा की कोई जरूरत नहीं। आखिर समझते हैं। देखो ब्रिटेन में समझो एक एक चीज। देखो ब्रिटेन में कैसे संसदीय प्रणाली संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया है। अब जहां पर भी संसदीय प्रणाली होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, वहां पर दोहरी कार्यपालिका कार्य करती है। संसदीय प्रणाली जहां पर भी होगी वहां पर कैसी दोहरी कार्यपालिका कार्य करती है। कौन सी कार्यपालिका? दोहरी कार्यपालिका कार्य करती है। तो ब्रिटेन में दोहरी कार्यपालिका कार्य करेगी तो वहां पर एक नाम मात्र का शासक होता है और एक वास्तविक शासक होता है। अब यहां जैसे नाम मात्र के शासक और वास्तविक शासक से ही फर्क समझ में आ रहा है कि वास्तविक शासक मतलब रियल शासक, जिसके पास सारी पावर्स हो, जिसके पास सारी सुविधा हो, जो बड़े बड़े फैसले ले सके, मतलब जिसके पास सारी बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं और जो बड़े ऊंचे मकाम तक क्या करता है, फैसले लेता है, वो वास्तविक शासक होता है। और इसको अगर एक भाषा में और डिवाइड करें तो नाम मात्र की कार्यपालिका कह सकते हो आप, ठीक है, और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका कह सकते हो। अब यहां पर संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। एक कार्यपालिका होती है जो नाम मात्र के लिए कार्यपालिका होती है। कहने को तो सारी पावर्स नाम मात्र की कार्यपालिका को मिली होती है, लेकिन एक्चुअली में जो सारी पावर्स होती है वो कार्यपालिका को प्राप्त होती है। तो यहां पे ये समझना है, ब्रिटेन में जो नाम मात्र की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राजा होता है या रानी होती है। ये नाम मात्र कार्यपालिका होते हैं। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? मंत्री मंडल होता है और
पीएम होता है। मंत्रिमंडल और पीएम ये वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ के रुक के ये समझ लेना है कि जो मंत्रिमंडल होता है, इस मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य कॉमन सदन से चुने जाते हैं। तो कॉमन सदन में जो भी पार्टी बहुमत प्राप्त करती है, उस पार्टी में से मतलब बहुमत प्राप्त दल में से जिस व्यक्ति को मतलब राजा प्रधानमंत्री की सलाह पर चुनता है, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहता है कि हमारी पार्टी में से कॉमन सदन में ये सदस्य जीत कर आए हैं तो फला सदस्य को आप मंत्री का पद दे दो। मंत्री का पद मंत्रिमंडल में ये राजनीतिक पद संभाले होते हैं, राजनीतिक पद। अब राजनीतिक पद बोले तो राजनीतिक पद में जैसे कोई वित्त मंत्री बना दिया जाए, किसी को रेल मंत्री बना दिया जाए, किसी को संसाधन मंत्री बना दिया जाए, किसी को विदेश मंत्री बना दिया जाए। तो वित्त मंत्री, रेल मंत्री, संसाधन मंत्री, विदेश मंत्री ये कॉमन सदन के बहुमत प्राप्त दल के मंत्री होते हैं जो सार्वजनिक पद को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार इन मंत्री के समूहों को ही मंत्रिमंडल का संज्ञान, मंत्रिमंडल का ही रूप कहा जाता है। तो ये सारे मंत्री होते हैं। इन मंत्रियों का जो चुनाव होता है लोगों के द्वारा होता है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इस वजह से ये लोगों के मुद्दे को कॉमन सदन में उठाते हैं और कानून निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जिससे लोगों को फायदा होता है, जिससे लोक कल्याणकारी हित के लिए कार्य किए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल और पीएम ये सभी फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इनको सारी पावर्स इनको दी गई है। ये इनके अंदर में क्या होता है, धन के सभी मामलों पर ये फैसले ले सकते हैं। अगर रेल का कोई मामला हो तो उस पर फैसले ले सकते हैं। संसाधन, मानव के लिए जो संसाधन मुहैया कराया जाता है उस पर फैसले ले सकते हैं। विदेश नीति पर फैसले ले सकते हैं। तो मैक्सिमम जो फैसले होते हैं वो प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल ही फैसला लेता है। लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं राजा और रानी जो होता है इनको जनता नहीं चुनती है। सबसे बड़ा फर्क देख लेना, यहाँ पे राजा को जनता नहीं चुनती है। आपको पता है जैसे हमारे भारत देश में जब पहले शासन प्रशासन संभाला करते थे राजा और रजवाड़ी जब संभालते थे, तो राजा का जो बेटा होता था वही अगला राजा चुना जाता था, फिर उसका जो बेटा होता था वो अगला राजा चुना जाता। तो इस प्रकार हमारे देश में पहले शासन व्यवस्था का संचालन होता था। लेकिन जब से संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे यहाँ भी लोकसभा के कैंडिडेट्स को चुनकर सभा में भेजा जाता है ताकि वो लोग हित के लिए कार्य करें। तो अभी ये समझना है कि लेकिन ब्रिटेन की बात हो रही है, तो ब्रिटेन में जो राजा होता है ये उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी होता है। मतलब इनको चुना नहीं जाता, लोग राजा को चुनते नहीं है वोट देकर, न प्रत्यक्ष रूप से न अप्रत्यक्ष रूप से। तो राजा का जो बेटा होगा वो क्या करेगा, अगला राजा होगा, फिर उनका जो बेटा होगा वो अगला राजा होगा। तो यहाँ पर वंशानुगत प्रणाली चलती है राजा के लिए, जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। राइट। अगर यहाँ पे सपोज करना है, क्यों? क्योंकि मैं राजतंत्र को खत्म करना चाहता हूं और मैं अगर इनकी इस पद को खत्म कर दूं कि नहीं भैया हम राजतंत्र को नहीं चाहते हिंदुस्तान में, कहीं भी देश विदेश, हिंदुस्तान में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़े बड़े जो देश हैं, विकसित देश है, वहां पर राजतंत्र नहीं चलता है। तो राजतंत्र को वैसे ही नाम मात्र का बना दिया गया है, इनका चुनाव तो होता नहीं है, तो राजतंत्र को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? अगर हम मान लो क्रॉस का निशान लगा के सपोज करके इमेजिन करते हैं कि अगर हम राजतंत्र को खत्म कर दें, तो अब हमें यह बताओ कि अगर ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका कार्य करती है, तो अगर हम राजा के राजतंत्र को खत्म करते हैं, मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका को खत्म करते हैं, तो उसकी जगह पे किसी और को हमें चुनना पड़ेगा, उसको नाम मात्र का शासक बनाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम देखो थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे सपोज करो हमने राजा को खत्म कर दिया, मतलब इनके पद को समाप्त कर दिया, कहा भैया अब राजतंत्र को हम नहीं चलाएंगे, राजतंत्र को हम खत्म कर देंगे। तो इनकी जगह पे हमें या तो राष्ट्रपति को चुनना पड़ेगा, ठीक है, राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो राष्ट्रपति का आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। अगर हम राष्ट्रपति का पद
भी नहीं चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जो है उसको नाम मात्र का शासक बना दिया जाए, तो फिर भी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। आगे समझते हैं। देखो, आपको पता है अमेरिका में क्या है। अमेरिका में अध्यात्मक प्रणाली है। मतलब अमेरिका में प्रेसिडेंसी रूल चलता है। यहां पर राष्ट्रपति को वास्तविक कार्यपालिका बनाया गया है। वास्तविक क्या बनाया गया है? कार्यपालिका बनाया गया है। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट है, जो सभा होती है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर सदन का निर्माण होता है, उसी प्रकार अमेरिका में कांग्रेस का निर्माण होता है। इसमें भी प्रतिनिधि सदन होते हैं। कौन से सदन होते हैं? प्रतिनिधि सदन होते हैं। इसमें भी सीनेट होता है। ठीक है। प्रतिनिधि सदन क्या है? ये उच्च सदन है, सॉरी ये निम्न सदन है, और सीनेट क्या है? ये उच्च सदन है। तो अब यहां पर तीसरा जो होता है कांग्रेस में, ये राष्ट्रपति होता है। और मजे की बात क्या है कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया से। आगे हम जब अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे इनका चुनाव किस प्रकार होता है। अब कांग्रेस के दोनों सदन, अमेरिका के कांग्रेस के जो प्रतिनिधि सदन है, इनका भी चुनाव होता है। मतलब प्रतिनिधि सदन में जितने भी सदस्य आते हैं चुनकर, प्रतिनिधि सदन को हम अपने भारत के लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं। अमेरिका का प्रतिनिधि सदन हमारे देश की लोकसभा, और ब्रिटेन का कॉमन सदन से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे देश की जो लोकसभा है उसके भी कैंडिडेट लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं, जिनको हम सांसद कहते हैं। और ब्रिटेन का जो कॉमन सदन है, इनमें जो मंत्री आते हैं वो भी चुनकर आते हैं, उनको भी सांसद कहा जाता है। और प्रतिनिधि सदन में जो सदस्य आते हैं वो भी चुनकर आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सांसद भी कह सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन सीनेट जो है हमारे हिंदुस्तान में, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव लोगों के द्वारा नहीं होता है। लेकिन यहां पर जो सीनेट होते हैं, मतलब कांग्रेस के प्रतिनिधि सदन का और कांग्रेस के सीनेट का, दोनों का चुनाव लोगों के द्वारा ही होता है। सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुनकर आते हैं, तो सीनेट के सदस्यों की संख्या इस प्रकार 100 हो जाती है। तो यहां पर राष्ट्रपति को भी चुना जाता है। तो यहां पर सारी जो पावर्स है ना, वो राष्ट्रपति को दी गई है। सीनेट अपने, प्रतिनिधि सदन अपने आप में स्वतंत्र है, ये अपने फैसले स्वयं से लेता है। मतलब सीनेट के जो सदस्य होते हैं वो प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। सीनेट कभी भी जवाब किसको नहीं देगा? प्रतिनिधि सदन को नहीं देगा। प्रतिनिधि सदन कभी भी सवाल का जवाब सीनेट को नहीं देगा। ये अपने अपने आप में स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारे देश की कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में कार्यपालिका के भी सदस्य शामिल होते हैं, और वो कानून को लागू करवाने में कार्यपालिका के भी सदस्य मतलब शामिल होते हैं। तो हमारे हम संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका सामूहिक रूप से एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है, और दोनों एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। लेकिन अमेरिका में एक दूसरे के सहयोग से कार्य नहीं किया जाता। अब यहां पे समझना है, अगर हम ब्रिटेन के राजा को हटाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति दे दें। हम क्या दे दें? वास्तविक शक्ति दे दें। वास्तविक शक्ति दे देंगे तो अब ये बताओ, आप राजा को अगर वास्तविक शक्ति दे दोगे, सारी पावर्स दे दोगे, तो मंत्रिमंडल क्या करेगा? प्रधानमंत्री क्या करेगा? तो फिर हम प्रधानमंत्री के पद को भी समाप्त करना पड़ जाएगा। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था ऑटोमेटिक ध्वस्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर वास्तविक शक्ति हम किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगर हम राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति दे देते हैं तो ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है और प्रधानमंत्री है वो क्या करेंगे? तो उनकी वास्तविक शक्ति अगर राष्ट्रपति को मिल जाएगी तो मंत्रिमंडल स्वतः ही भंग हो जाएगा, प्रधानमंत्री स्वतः ही भंग हो जाएगा, तो संसदीय प्रणाली रह कहां जाएंगे? वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो हम ये प्रक्रिया नहीं अपना सकते। अब हम हिंदुस्तान की थोड़ी समझते हैं। हमारे भारत में भी संसदीय प्रणाली है। हमारी संविधान सभा, पहली चीज, हमारे भारत की जो संविधान है वो लिखित संविधान है। एक संविधान सभा
के द्वारा हमारी संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, अब हम कांग्रेस, जैसे यहाँ पे कांग्रेस थी, हमारे हिंदुस्तान में संसद कहा जाता है। संसद में जैसे लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है। ठीक है, इतने शामिल हैं। अब सदन कितने हैं? सदन कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? लोकसभा, ये हमारा निम्न सदन है, निम्न सदन या प्रथम सदन हम कह सकते हैं। दूसरा राज्यसभा, ये हमारा उच्च सदन है, जिसको हम द्वितीय सदन भी कहते हैं, सेकंड हाउस कहते हैं। राइट। अब समझो हमारे भारत में राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति संसद, भारत की बात कर रहे हैं, भारत यहाँ पे लिख देते हैं भारत। भारत में संसद में, भारत के संसद में राष्ट्रपति जो है वो क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। मतलब भारत में भी संसदीय प्रणाली है, और मैंने आपको बता दिया है कि जहां पर भी संसदीय प्रणाली होगी वहां पर 2 कार्यपालिका कार्य करती है, दोहरी कार्यपालिका कार्य करती है। एक वास्तविक कार्यपालिका होती है जिसके पास सारी पावर्स होती है और बड़े बड़े फैसले और डिसीजंस वही लेते हैं, उनके पास वो सारी पावर्स होती है जिसके तहत लोगों का कल्याण हो सकता है। तो राष्ट्रपति को नाम मात्र का की कार्यपालिका बनाया गया है। और हमारे हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है, इसको क्या बनाया गया है? वास्तविक कार्यपालिका। राइट, वास्तविक कार्यपालिका बनाया गया है। आगे हम समझते हैं। देखो, हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका बनाया गया है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री की मर्जी से जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उस मंत्रिमंडल को हम लोग वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। अब हमारे देश में, जैसे यहां पर ब्रिटेन में राजा और रानी का चुनाव नहीं होता था, वंशानुगत होते थे। मतलब इनको अनलिमिटेड टाइम के लिए, जब तक राजा और रानी की मृत्यु नहीं हो जाती थी, तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते थे, नाम मात्र कार्यपालिका। लेकिन हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपति होता है, समझ लो, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जो होता है, ये नाम मात्र का तो होता है। कैसा होता है? नाम मात्र का शासक होता है, ये बात सही है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राजा और रानी का चुनाव नहीं होता। पहला फर्क हो गया। इसका चुनाव होता है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इनका चुनाव निर्वाचन मंडल की व्यवस्था से होता है, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था से होता है। ठीक है, इनको कुछ समय के लिए चुना जाता है। लेकिन राजा जब एक बार पद पर बैठता है तो वो अनलिमिटेड डेथ ऑफ, मतलब जब तक उसकी लाइफ खत्म नहीं होती, जब तक वो राजा के पद पर बना रहता है। तो पहला फर्क ये हो गया, ये लिमिटेड समय के लिए और ये अनलिमिटेड समय के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, दूसरा फर्क, मतलब ब्रिटेन में अगर राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका बना दिया जाए फिर भी फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजा जो होता है वो शासन तो नहीं करता, सही बात है, इसके पास कार्यपालिका की शक्ति तो नहीं होती, शासन नहीं करता है। लेकिन राजा जो है राज करता है, मतलब पद पर बना ही रहता है, उसको उतारा नहीं जा सकता, पद से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन मजे की बात है, राष्ट्रपति जो होता है भारत का, वो ना शासन करता है और ना राज करता है। मतलब राज नहीं कर सकते, 5 साल के बाद इनको चुनाव लड़ना होगा और चुनाव जीतेंगे तभी राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा नियुक्त किए जाएंगे। तो यह भी फायदा नहीं होगा। एक और फर्क इसमें नजर आता है, वो भी हम आगे समझ लेते हैं। ब्रिटेन जो है
ब्रिटेन राष्ट्रमंडल का क्या है, सदस्य है। राष्ट्रमंडल के जो देश हैं जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, ये क्या है, राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये कभी क्या थे, उपनिवेश थे, किसके, ब्रिटेन के। मतलब ब्रिटेन जो है ना, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को क्या बना रखा था, गुलाम बना रखा था। मतलब जिस तरह हमारा भारत क्या था, ब्रिटेन के बनाए गए कानून के हिसाब से चलता था और हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश देश था, उसी प्रकार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ब्रिटेन के उपनिवेश देश थे और ब्रिटेन के बनाए गए कानून पर ये सारे देश चलते थे। तो इनके उपनिवेश थे, आखिर ये इनको आजादी मिल गई, ये आजाद हो गए। लेकिन जो ब्रिटेन का जो राजा होता था या रानी होती थी, ये लोग क्या आज भी इनको अपने देश का अध्यक्ष मानते हैं। मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपने देश का क्या मानते हैं, देश का अध्यक्ष मानते हैं, अध्यक्ष मानते हैं। अब हमें यह बताओ कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का राजा जो है अपने देश में तो सम्मान से जीता ही है, अपने देश में इसको तो सम्मान मिला ही है, अपने देश में इसको इख्तियार तो मिला ही है। ऊपर से इनको जो और भी देश हैं राष्ट्रमंडल के, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी देश भी उपनिवेश से आजाद होने के बाद, ब्रिटेन के रूल से आजाद होने के बाद, स्वतंत्रता पाने के बाद भी ये लोग राजा और रानी को उतनी ही इज्जत देते हैं जितना पहले देते थे। मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये ब्रिटेन के राजा और रानी को अपने देश का अध्यक्ष मानते हैं। अब यहाँ पे ये है कि अगर इन्होंने ब्रिटेन के राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए, वहां की राजशाही को खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह पर राष्ट्रपति को नामात्र का शासक बना दिया जाए, तो उस चुनी गई सरकार को, उस चुने गए व्यक्ति को ये सारे देश क्या होंगे, सम्मान नहीं देंगे जितना सम्मान ये राजा को देते हैं। तो ब्रिटेन ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी आन मान शान खो जाए और यह इस प्रकार बना रहने देना चाहता है। और एक बात यहाँ पे और बता दूं, ब्रिटेन जो है एक रूढ़वादी देश है, वो अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए सब कुछ कर सकता है। मतलब वो कभी भी अपनी परंपरा को अपने हाथ से खत्म नहीं करेंगे। और ब्रिटेन का राजतंत्र जो है वो आज भी काफी पावरफुल है, मतलब काफी अहम मुद्दे भी लेता है, काफी फैसले वो भी करते हैं। उसको मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। क्राउन मतलब राजा की जो एक्चुअली में जो विधायी शक्ति है, जो कार्यपालिका शक्ति है, उसको मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो मिल जाएगा और या आई बटन पे वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।